हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारी सेकंड क्लास है ट्विन एंड स्पीक एनालिसिस की, जिसमें हम देखेंगे। कल हमने स्ट्रक्चरल फॉर्म और स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा था। आज हम उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं के जो और स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं उनके बारे में देखेंगे। तो हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्म्स की। हमारा जो मेन टॉपिक था वो कल जहाँ हमने एंड किया था टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, हम इसकी बात कर रहे थे। उसमें हम आगे और कितने तरीके के स्ट्रक्चरल फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे कि वो किस किस तरीके से वर्क करते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्म्स को तीन पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लोड बियरिंग वॉल। फर्स्ट है लोड बियरिंग वॉल, या इसको ऐसे लिख दो, लोड बियरिंग सिस्टम। जो सेकंड टाइप है स्ट्रक्चरल फॉर्म्स का वो है फ्रेम्ड सिस्टम्स। और जो थर्ड टाइप है वो है शेल सिस्टम्स। ये तीन तरीके से हमने डिवाइड किया है कि किस तरीके से स्ट्रक्चरल फॉर्म्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: लोड बियरिंग सिस्टम, फ्रेम्ड सिस्टम, शेल सिस्टम। अब हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट है लोड बियरिंग सिस्टम क्या होता है। तो लोड बियरिंग सिस्टम के बारे में हम देखेंगे, फिर फ्रेम्ड के, फिर शेल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोड बियरिंग सिस्टम। लोड बियरिंग सिस्टम क्या होता है? इट इज ए स्ट्रक्चरल सिस्टम वेयर इट इज ए it is a structural system. It is a structural system where loads of buildings where loads of buildings and weight of building. It is a structural system where load of buildings and weight of building itself plus the live load itself plus the live load get transferred to the get transferred to the ground through walls. ground through walls। तो सिंपल सी जो डेफिनेशन अगर पूछी जाए किसी भी लोड बियरिंग सिस्टम की, तो वो लोड बियरिंग सिस्टम की डेफिनेशन इस तरीके से होगी: वॉल्स बियर द लोड ऑफ रूफ्स। अब इसमें क्या क्या आएगा? वॉल्स बियर द लोड of roofs, floor and its self weight। तो हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में जो बात करते हैं वो करते हैं हम कि किसी भी स्ट्रक्चरल सिस्टम के अंदर लोड्स ऑफ बिल्डिंग या वेट ऑफ द बिल्डिंग को, और प्लस उसके साथ प्लस क्या है? लाइव लोड ट्रांसफर होता है। कैसे? ग्राउंड में, थ्रू वॉल्स के थ्रू। ये जो लोड है, जैसे कोई भी वॉल है, वॉल के ऊपर स्लैब और बीम है, तो वो पूरा जो लोड है ऊपर का, इससे ऊपर का, वो सब इस वॉल के थ्रू ही ग्राउंड में पास होगा। ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज में अगर बात करें तो लोड बेयरिंग सिस्टम क्या होता है? लोड बेयरिंग सिस्टम के अंदर कॉलम वगैरह नहीं होते हैं, कोई भी वर्टिकल एलिमेंट नहीं होता कंक्रीट का जो लोड को
जो लोड को ग्राउंड में पास कर सके, ठीक है, फ्लोर के और रूफ्स के लोड को, ठीक है। तो लोड बेयरिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें कॉलम नहीं होते, कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग या कुछ भी जहाँ पे कॉलम्स का यूज नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर जो उनकी ब्रिक मैसनरी है वो डबल ब्रिक्स की जाती है। तो डबल ब्रिक्स की जो मैसनरी है वो कहलाती है आपके क्या, लोड लोड बेयरिंग सिस्टम में, जिसको हम बोलते हैं शेयर वॉल। अब बात करते हैं फ्रेम स्ट्रक्चरल सिस्टम की। लोड बेयरिंग सिस्टम के बाद हम बात करेंगे फ्रेम स्ट्रक्चरल सिस्टम। अब हम बात करते हैं इसके बाद दूसरा जो हमारा टाइप है वो है फ्रेम्ड स्ट्रक्चरल सिस्टम। फ्रेम स्ट्रक्चरल सिस्टम की अगर बात करें तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, दे आर द स्ट्रक्चर्स हैविंग द कॉम्बिनेशन, दे आर द structures having the combination of beam, column and slab, combination of beam, column and slab, क्या क्या कॉम्बिनेशन में होगा, बीम, कॉलम एंड स्लैब, टू रेजिस्ट द लेटरल एंड ग्रेविटी लोड, टू रेजिस्ट द लेटरल एंड ग्रेविटी लोड्स। बीम, कॉलम और स्लैब का कॉम्बिनेशन होगा जो लेटरल या ग्रेविटी लोड्स को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। These structures are usually used to overcome the large movement developing due to the applied load। ये किस लिए काम में आते हैं, जहाँ पे लार्ज बेंडिंग मूवमेंट लगते हैं, लार्ज मूवमेंट डेवलप होते हैं, उनको रेजिस्ट करने के काम आते हैं। They used to resist the large movements, they used to resist the large movements developing due to the applied loads। फ्रेम स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन होगा हमेशा। अब कॉम्बिनेशन ये दोनों तरीके से हो सकता है, ये 2D में भी हो सकता है और ये 3D में भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है ये 2D में ही हो, ये 3D में, दोनों तरीके के होते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर, 2D भी और 3D, 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशन बोथ। अब फ्रेम स्ट्रक्चर्स को कितने पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया गया है वो हम देखेंगे, तो देखते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर्स का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट into फॉलोइंग पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो पहला होता है रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर। इसमें जो फर्स्ट होता है वो होता है रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर। एक क्या होता है रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर और दूसरा होता है ब्रेस्ड फ्रेम स्ट्रक्चर। बी जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे
ब्रेस्ड फ्रेम, सॉरी पहले इसी के अंदर दो और होते हैं, रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर दो होते हैं, एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं पिन एंडेड, एक होते हैं पिन एंडेड और एक होते हैं कौन से, फिक्स्ड एंडेड। एक पिन एंडेड और दूसरे फिक्स्ड एंडेड। ये दो तरीके के होते हैं रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर, हमेशा ध्यान रखना, पिन और फिक्स। और जब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की फ्रेम स्ट्रक्चर में, दूसरा टाइप है ब्रेस्ड, दूसरा टाइप है हमारा ब्रेस्ड फ्रेम स्ट्रक्चर। तो ब्रेस्ड फ्रेम स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो ये एक ही तरीके का होता है जिसको बोलते हैं हम गेबल, GABL, गेबल फ्रेम। तो इस तरीके से हमने बात की, सबसे पहले किसकी बात की, फ्रेम स्ट्रक्चर होता क्या है। तो होता है, क्या होता है, डेफिनेशन के अनुसार होता है कि बीम कॉलम और स्लैब, बीम कॉलम और स्लैब का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो लेटरल और ग्रेविटी, लेटरल या ग्रेविटी लोड, इन सबको क्या करता है, रेजिस्ट करता है। ठीक है। दूसरी चीज हमने इसमें क्या बात की थी कि ये किसको बियर करता है, जो मूवमेंट्स डेवलप होते हैं, लार्ज मूवमेंट डेवलप होते हैं, किसके कारण, लोडिंग के कारण। फिर हमने इनको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट किस तरह से किया, हमने पहले को नाम दिया रिजिड फ्रेम, दूसरे को नाम दिया ब्रेस्ड फ्रेम। रिजिड में भी हमने दो लिए पिन और एक लिया क्या, फिक्स्ड। और ब्रेस सिस्टम में जब हम चले तो हमें सिर्फ एक ही फ्रेम मिला, कौन सा, गेबल फ्रेम, गेबल फ्रेम। अब हम देखेंगे कि ये किस तरीके से होते हैं डायग्राम के साथ। तो देखो, अगर हम रिजिड फ्रेम की बात करें, अब हम बात करते हैं इनके किस तरीके से दिखेंगे, आप लोगों ने देखे होंगे नॉर्मली लाइफ में। अगर रिजिड फ्रेम में बात की थी मैंने, तो मैंने दो की बात की थी, एक तो था पिन एंडेड और एक था, एक क्या था, फिक्स्ड एंडेड। तो जब हम पिन एंडेड की बात करेंगे तो वो किस तरीके से होगी उसकी शेप, ऐसे कोई दो पिन जॉइंट होंगे, ये पिन जॉइंटेड होगा। ठीक है, ये होगा पिन जॉइंटेड फ्रेम। अगर जरूरी नहीं है आप बीच में भी लगे हो, आप इनको यहाँ ये जो कनेक्टेड है ये है पिन जॉइंट। और जब फिक्स्ड की बात करेंगे तो सीधा सा फिक्स्ड में किस तरह होगा, ये फिक्स्ड होगा, ये जो जॉइंट होगा ये कैसा जॉइंट होगा, फिक्स्ड जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट। अब बात करते हैं हम किसकी, इसके बाद हम बात करते हैं ब्रेस्ड की। ब्रेस्ड में भी दो तरीके के होते हैं, पोर्टल और गेबल, पोर्टल और गेबल। ये दोनों थे तो किसके थे, ये दोनों जो पार्ट थे, ये दोनों पार्ट थे किसके, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड फ्रेम, रिजिड के पार्ट थे। तो अब अगर गेबल की बात करें, ब्रेस्ड की बात करें, तो ब्रेस्ड को दो पार्ट्स में बांटा गया है। दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो है पोर्टल, एक तो होता है पोर्टल और एक होता है गेबल। दो तरीके के होते हैं। पोर्टल आपके इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी एक अपन ब्रेस्ड फ्रेम स्ट्रक्चर के अगर डिफरेंशिएट करें तो दो पार्ट में पता होना चाहिए, पोर्टल और गेबल। वैसे नॉर्मली गेबल ही काम आता है जितनी भी फैक्ट्रीज है। पोर्टल में किस तरह होता है, इस तरह रिजिडली कनेक्टेड होते हैं और यहाँ से ये एक कनेक्शन यहाँ होता है और इस तरह फिर ये आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, ये तो होता है पोर्टल। और गेबल की बात करेंगे तो गेबल में किस तरह होता है, इस तरह, और फिर ये पीछे की तरफ भी होता है ऐसे, ऐसे।
और यहाँ पे भी ये इस तरीके से होता है, और यहाँ पर फिर ये इस तरीके से जुड़े रहती हैं। ये जो कनेक्शन होता है गैबल, गैबल में इस तरीके से पूरे बीम होते हैं पीछे तक ऐसे, और ये बीच में किससे जुड़े होते हैं, ये इस तरीके से पर्लिन से जुड़े होते हैं। इस तरीके से ये एक गैबल सिस्टम होता है। तो गैबल फ्रेम और पोर्टल फ्रेम, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा फाइनल है वो है शेल स्ट्रक्चर। शेल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखो आगे हम चलते हैं किसमें, शेल स्ट्रक्चर में। सेल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये कि सेल स्ट्रक्चर सबसे पहले कब काम में लिया गया, तो ये सबसे पहले जो काम में आया, बिगिन स्टार्टिंग इसकी हुई वो 1920s में हुई। जो इसकी स्टार्टिंग है सेल स्ट्रक्चर की, इट वाज स्टार्टेड इन 1920s। 1920s में इसकी स्टार्टिंग हुई। उस टाइम क्या था, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, ठीक है। अब ये होते क्या है, शुरुआत तो तब हुई, अब ये होते क्या है, शेल स्ट्रक्चर इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ए थिन कर्व प्लेट स्ट्रक्चर शेप टू ट्रांसमिट अप्लाइड फोर्स बाय कंप्रेसिव टेंसाइल एंड शियर स्ट्रेसेस दैट एक्ट इन द प्लेन ऑफ द सरफेस। तो हम कैसे लिखेंगे, ए थिन कर्व प्लेट, अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए थिन कर्व प्लेट, ए थिन कर्व प्लेट, क्या लिखेंगे, ए थिन कर्व प्लेट स्ट्रक्चर शेप्ड टू, स्ट्रक्चर शेप्ड टू, स्ट्रक्चर शेप्ड टू ट्रांसमिट एप्लाइटेड, ट्रांसमिट एप्लाइड फोर्सेस, एप्लाइड, ट्रांसमिट एप्लाइड फोर्सेस, कौन कौन से फोर्स हैं, बाय कंप्रेशन फोर्सेस, बाय किस किस में, बाय कंप्रेसिव टेंसाइल, बाय कंप्रेसिव टेंसाइल एंड शियर स्ट्रेसेस, एंड शियर stresses that act in the plane of the surface, that act in the plane of surface। आपने कुछ देखा होगा कि इस तरीके से मान के चलो कोई पिलर खड़े किए हैं, इस तरीके से कोई पिलर है, उसके ऊपर जो, कभी आपने कोई बिल्डिंग की शेप देखी हो कुछ इस तरीके से एक पतली आरसीसी की लेयर इस तरह से लगा दी जाती है। अब ये लेयर क्या होती है, एक तो देखो शेल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, शेल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एक तो सबसे बड़ी चीज कि ये स्पेसिंग प्रोवाइड कराते हैं, स्पेसिंग, गुड स्पेस होता है इनके बीच में, स्पान जो होता है वो दूर दूर होता है। दे आर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड ऑफ कॉन्क्रीट रेनफोर्समेंट विद स्टील मैश। और दूसरी चीज जो हम इसमें देखें, ये किससे बने होते हैं शेल स्ट्रक्चर, कॉम्बिनेशन ऑफ कंक्रीट विद स्टील मैश। स्टील मैश क्या होता है, सबसे बड़ी चीज, कंक्रीट तो आप लोग जानते हो
What is steel mesh? Steel mesh is a combination of thin wires of steel. Thin wires होते हैं और उनकी एक जाली होती है, इस तरीके से थिन वायर्स होते हैं और इनकी एक जाली होती है। नॉर्मली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो इनको बोला जाता है वो बोला जाता है चिकन फॉक्स। चिकन फॉक्स का नाम तुमने सुना होगा, चिकन फॉक्स या मुर्गा जाली। ये दो तरीके से काम आती हैं। एक तो इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाने के लिए जिसकी हमने बात की, कौन सा है, सेल स्ट्रक्चर। एक काम आती है ये गुड बॉन्डिंग बिटवीन टू अल्टरनेयर कंक्रीट लेयर्स। मान के चलो इस दीवार का कोई भी एक वॉल है जिसका कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने, उसके हमने 1 महीने बाद हमने क्या किया, उस पर पूरी बिल्डिंग छत हाइट तक कर ली, उसके बाद रूफ स्लैब में वो कंस्ट्रक्ट कर दी। तो जो स्लैब और जो बीम और ब्रिक मेसनरी के बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को स्ट्रेंथ देने के लिए, उस बॉन्ड को स्ट्रेंथ देने के लिए, अच्छी पकड़ बनाने के लिए हम प्लास्टरिंग के वक्त एक चिकन फॉक्स में वेयर स्टील मैश वायर का यूज करते हैं। वो क्या करती है, गुड स्ट्रेंथ देती है कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो ऐसे ही जो शेल स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर स्टील मैशेज होती हैं जिनको बीच में लेके प्रॉपर कवरिंग लेके, ऊपर और नीचे से प्रॉपर कवर लेके क्या करते हैं, कंक्रीटिंग कर देते हैं, जिससे एक स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, उसको बोलते हैं हम सेल स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारा एक पॉइंट, एक टॉपिक और है, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल सेक्शन क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ये था सेल सिस्टम। तो सेल सिस्टम फर्स्ट इन्वेंटेड इन 1920s व्हेन द टाइम इज वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब चलते हैं हम एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल सिस्टम क्या होते हैं। तो देखो, अगर हम एसिमेट्रिकल सेल सिस्टम की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, एसिमेट्रिकल बैलेंस सेक्शन की, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी। एसिमेट्रिकल बैलेंस इज व्हेन you have two dissimilar sides of a design, and have positioned visual weight unequally, and yet you have still achieved a sense of balance. It evokes a sense of modernity and movement. तो देखो क्या होती है, एसिमेट्रिक का मतलब है कि जैसे मान के चलो तुमने ताजमहल देखा होगा, ताजमहल सबने देख रखा है। ताजमहल की क्या है कि अगर ताजमहल की बिल्डिंग को बिल्कुल उसके फ्रंट एलिवेशन से दो बराबर इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करें हम, तो उसकी दोनों साइड्स जो होती हैं ताजमहल की वो एकदम बराबर बैठती हैं। इधर भी गुम्बद है, इधर भी गुम्बद है, इधर जितने झरोके जितनी खिड़कियां हैं वही नंबर ऑफ विंडोज उधर भी हैं। तो मतलब एसिमेट्री का मतलब है कि आप किसी बिल्डिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करो सेंटर से, और उनके जो लेफ्ट और राइट साइड है वो सेम ना हो किसमें, विजुअल पोजीशन है और वेट है वो भी अनइक्वल हो, तो वो क्या कहलाता है, एसिमेट्रिकल। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, व्हेन यू हैव टू डिसिमिलर साइड्स, when you have two dissimilar when you have two dissimilar sides of a design to you have two dissimilar sides of a design and have position visual weight unequally
unequally, visual weight unequally, and yet you have still achieved, and you have still achieved, and you have still achieved, and you have still achieved a sense of balance, a sense of बैलेंस। तो ये तो होगी एसिमेट्रिक की डेफिनेशन। अगर हम बात करें सिमेट्रिकल बैलेंस की, तो ऑन द अदर हैंड, व्हेन यू हैव टू आइडेंटिकल साइड्स ऑफ ए डिजाइन विद इक्वल वेट ऑन आइदर साइड ऑफ ए सेंट्रल पॉइंट ऑफ एक्सिस, इट evokes a sense of formality and structure. When you have two identical sides, when you have two identically, when you have two identical sides of a design, identical sides of a identical sides of a design with equal weight on either side, with equal weight on either sides, equal weight on either sides of a central point of axis, of a central point of axis। और जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इसकी बात करें एग्जाम्पल की, तो वो है ताजमहल। ताजमहल है, ये एक किसका एग्जाम्पल है? सिमेट्रिकल सेक्शन, सिमेट्रिकल बिल्डिंग का एग्जाम्पल है कि सिमेट्रिकल बिल्डिंग होती क्या है। तो सिमेट्रिकल बिल्डिंग के बारे में हमने देखा कि सिमेट्रिकल बिल्डिंग क्या होती है? व्हेन यू हैव टू डिसिमिलर साइड्स ऑफ ए डिजाइन एंड हैव पोजीशन विजुअल वेट अनइक्वली एंड यू हैव स्टिल अचीव्ड ए सेंस ऑफ बैलेंस। और सिमेट्रिकल की डेफिनेशन क्या है? व्हेन यू हैव टू आइडेंटिकल साइड्स ऑफ ए डिजाइन विद इक्वल वेट ऑन आइदर साइड ऑफ ए सेंट्रल पॉइंट ऑफ एक्सिस, वेट ऑन आइदर साइड ऑफ ए सेंट्रल पॉइंट ऑफ एक्सिस। मतलब अगर देखो कोई भी एक बिल्डिंग है, इस तरीके से कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मान के चलो यहाँ पर 3 विंडोज हैं और यहाँ पर भी 3 विंडोज हैं, यहाँ पर ऊपर कोई चिमनी लगी हुई है, यहाँ पर भी ऊपर कोई चिमनी लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर एक झरोका, यहाँ पर भी एक झरोका है ग्लास का, सेंट्रल में इसका बिल्कुल गेट है। तो अगर हम क्या करें, अगर हम इस बिल्डिंग को बिल्कुल एक्सिस से काटें तो वेट भी बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए? वेट बराबर होना चाहिए। और क्या बराबर होना चाहिए? बराबर होना चाहिए वेट के साथ साथ क्या? विजुअल पोजीशन, विजुअल वेट अनइक्वली एंड, ये तो किस में? एसिमेट्रिक में। अगर सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिकल में क्या होगा? सिमेट्रिकल में इक्वल वेट होगा आइदर साइड्स, बोथ साइड्स में इक्वल वेट होगा। और किससे होगा? सेंट्रल पॉइंट एक्सिस से। अब इसके बाद हमें जो विंड एंड सिस्मिक एनालिसिस में पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं कि हमने देखा फ्रेम स्ट्रक्चर भी देखा और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर भी देखा। तो हमें देखना है कि फ्रेम स्ट्रक्चर और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हमने और जो रह गए थे उन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा और देखा कि स्ट्रक्चरल फॉर्म्स किस तरह की होती हैं। थैंक यू।